हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। ये हमारी पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन की लास्ट क्लास है। मतलब अपन ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इस लास्ट क्लास में जितने बचे हुए टॉपिक हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पिछली क्लास में हमने भ्रूण पोष मतलब कि एंडोस्पर्म को पढ़ा था तथा हमने देखा था कि जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट है प्लांट में वो कैसा होता है, भ्रूणीय विकास देखे थे पुष्पी पात्रों में। उन्हीं में से हमारा एक टॉपिक है जो रह गया था जिसको हमने बोले थे बोरा वस्त्रावरण। क्या बोले थे? बोरा वस्त्रावरण, है ना। ये कृत्रिम परागण की एक प्रक्रिया है। क्या है? बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग कह दो। बोरा वस्त्रावरण क्या है? देखिए, ये है हमारा फ्लावर। चलो पत्ती भी बना ही देते हैं। और ये फ्लावर पहले क्या होगा? कलिका अवस्था में होगा। मतलब कि इस कलिका अवस्था बनाते हैं इसकी। ये फ्लावर खिलने से पहले कलिका अवस्था में रहा होगा, ऐसे, है ना। तो जब ये फ्लावर कलिका अवस्था में है इस तरीके से, तभी अपन क्या करेंगे कि इसमें बैगिंग कर देंगे। ठीक, और पुष्प खिलने के पहले या तो फिर अपन इसको काट सकते हैं इस तरीके से, बाहर वाले जिसको अपन ने दल कहे थे उसको, या तो फिर बाद में, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि ये खिल गया है ना, इसमें बैगिंग कर दिए थे अपन ने पहले इस तरीके से। अब इस बैगिंग मतलब ये एक कागज का पैकेट, एक मिनट रुको। ये एक पतले कागज या वाटर पेपर का पैकेट होता है ना, जिसको अपन इसमें ढक देते हैं। ठीक, अब जैसे ये खिलेगा तो इसको अपन ने हटाए। इसके अंदर क्या रहता है? ये अपना फीमेल वाला भाग है जयांग, और ये होते हैं पुंकेसर। तो अपन क्या करते हैं कि इस जयांग की मैच्योर होने से पहले ही और पुंकेसर के परागकण के झड़ने से पहले ही एक लेंगे अपन चिमटी। क्या लेंगे? चिमटी। और उस चिमटी की सहायता से इन परागकणों को काट देंगे या निकाल देंगे। निकाल दिए अपन ने इसको। अब फिर से इसके ऊपर बोरा वस्त्रावरण कर देंगे। मतलब कि अपन ने पतले कागज से इसको ढक दिए। कागज की एक क्या कहोगे, वाटर पेपर है, उससे बनी हुई एक संरचना है झिल्ली नुमा, उससे अपन ने इसको ढक दिए। ठीक, ताकि कोई अवांछनीय कह दो या कोई बाहरी, है ना, परागकण इसको क्या ना करा सके, परागित ना करा सके, इस का अवतरण यहाँ ना हो जाए, इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब अपनी पसंद के परागकण लेंगे जो कि एक अच्छी क्वालिटी के परागकण है, और इस जो वाटर पेपर है उसको हटा देंगे और अपने परागकणों को यहाँ डाल देंगे। उसके बाद वापस से इसको ढक देंगे। ठीक, इस तरीके से अपने मतलब कि अपने पसंद के परागकण से अपन ने परागण करवा दिए, मतलब जो अच्छे लक्षणों वाले हैं वो परागकणों से। तो ये कहलाता है कृत्रिम परागण, और जिसमें अपन ने बोरा वस्त्रावरण का यूज किया है। अब देखिए, ये जो पुष्प था वो द्विलिंगी था, तो हमको इसके परागकण को हटाना पड़ा।
क्या करना पड़ा हमको, इसके पराग कण को चिमटी की सहायता से हटाना पड़ा, है ना। इस प्रक्रिया को कह देते हैं विपुंसन। क्या कह देते हैं? विपुंसन। इसे ही कह देते हैं विपुंसन। अब देखिए, एक द्विलिंगी पादप है ना, और उसका द्विलिंगी फ्लावर है, मतलब कि पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प से यदि हमको बोरा वस्त्रावली कृत्रिम परागण करवाना है तो हमको उसके परागकण को काटना पड़ेगा। और यदि कोई पादप है जिसका पुष्प एक लिंगी है, जिसमें कि सिर्फ फीमेल वाला भाग है, मेल वाला है ही नहीं, तो वहां अपन को विपुंसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हो गया है यहाँ, है ना। मिटा दें अब इसको, चाहे तो इसको रीड कर देते हैं एनसीईआरटी से। कहाँ गया? ये था, यदि कोई मादा द्विलिंगी पुष्प धारण करती है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले कलिका से परागकोश की निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इस चरण को विपुंसन कहते हैं। विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाता है, मतलब ढक देते हैं थैली से। थैली नहीं आ रहा था हमको। जो सामान्यतः वाटर पेपर या पतले कागज की बनी होती है, ताकि इसके वर्तिकाग्रों को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस क्रम को क्या कहते हैं? बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण। जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहता को प्राप्त करता है, तब नर अभिभावक से संग्रहित परागकोश के पराग को उस पर छिटका जाता है। ठीक, उस पुष्प को पुनः आवृत करके पुनः फल विकसित के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हो गई क्या? विपुंसन। और क्या करेंगे अपन कि जैसे वो एक लिंगी है तो उसमें विपुंसन करने की जरूरत नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं सीड, मतलब कि बीज। बीज क्या है? तो जो आवृत बीजी का अंतिम परिणाम है, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम, वो क्या होता है? बीज। आवृत बीजी में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज है। एक बीज के अंदर क्या क्या होता है? तो बीज के अंदर होते हैं भ्रूण, बीजपत्र, भ्रूण अक्ष कह दो, बीज आवरण, और होता है क्या? बीज पत्र। ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? बीज के अंदर। अब देखिए, अब इसमें भी अपन यदि बीज पत्र को देखें ना, तो इसमें भरपूर खाद्य भंडार उपस्थित होता है। मतलब जो खाद्य भंडार है वो भरपूर मात्रा में होता है इसमें। या अपन खाद्य भंडार की जगह क्या कह सकते हैं? आहार। जिसके कारण जो बीज पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं। ठीक, देखिए अब ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। स्टिग्मा,
स्टाइल ओवरी। ठीक, ये अपरा और ये हो गया अपना क्या, ओव्यूल, मतलब बीजांड। क्या है ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड। अपना जो बीजांड है ये पूरा ही बीजांड है, और ये जो बीजांड है वो आवरण से घिरा होता है, जिसको कह देते हैं अपन अध्यावरण या बीजांड आवरण भी कह सकते हो। इंटेग्यूमेंट होता है ना। ओवरी जो है उसी को अपन ओवरी की जो दीवार है उसको क्या कह देंगे, मतलब ओवरी का मतलब है अंडाशय, और अंडाशय की दीवार को कह देंगे अंडाशय दीवार या अंडाशय भित्ति कह दो, ये कह देंगे। ठीक, तो अब देखिए, जब एक बीज बनता है तो होगा क्या, ये अपना बीजांड है, ये बीजांड परिवर्तित हो जाता है काय में, बीज में, और बीजांड के आसपास ये जो आवरण है वो है अध्यावरण, ये परिवर्तित हो जाता है बीज आवरण में। ठीक, जो अपना अंडाशय है वो परिवर्तित हो जाता है फल में, और अंडाशय की दीवार परिवर्तित हो जाती है फल भित्ति में। काय में परिवर्तित हो जाएगी, फल भित्ति में। क्लियर हो गया? ठीक है, काय में परिवर्तित हो जाएगी वो फल भित्ति में। अब अपन को पता है कि बीजांड के अंदर क्या उपस्थित होता है, न्यूसेलस। क्या होता है यहाँ, न्यूसेलस, है ना। और फिर है ये क्या, एम्ब्रियो सैक, ऐसे ही था। एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा काय का निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का निर्माण देख लिए थे अपन ने, भ्रूण का निर्माण, तो ये हो गया भ्रूण का निर्माण। काय का निर्माण हो गया, ये अपने भ्रूण का निर्माण हो गया, एम्ब्रियो का। अब देखिए, ये न्यूसेलस बीज बनने तक रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म का मतलब भ्रूणपोष। ये बीज बनने के बाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। यदि ये भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म बीज में उपस्थित है बीज में, तो इसको कह दोगे एल्व्यूमिनस। क्या कह देंगे अपन इस बीज को, कह दोगे एल्व्यूमिनस बीज। एल्व्यूमिनस बीज के एग्जाम्पल हैं अपने पास गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। ये सारे बीज कैसे होते हैं, एल्व्यूमिनस बीज होते हैं। और कुछ बीज ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ये एंडोस्पर्म नहीं पाए, पूर्णतः उपभोग कर लिया गया है। उपभोग कर लिया गया का मतलब है कि अब उपस्थित नहीं है, तो इनको कह देते हैं गैर एल्व्यूमिनस कह दोगे। क्या कह दोगे इनको इन्हें कह देते हैं अपन गैर एल्व्यूमिनस। जो गैर एल्व्यूमिनस होते हैं एल्व्यूमिनस
इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं मटर, मूंगफली। मटर, मूंगफली सेम, ये हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बीज बन गए हैं और बीज बनने के बाद भी जिनमें की भ्रूणपोष है तो कह दोगे कि एल्ब्यूमिनस बीज, भ्रूणपोष नहीं है तो कह दोगे गैर एल्ब्यूमिनस बीज। लेकिन कुछ बीजों में क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, बताए थे हमने, अध्यावरण चारों तरफ से किसको घेर के रखता है, न्यूसेलस को। तो यहाँ को क्या उपस्थित है, न्यूसेलस। तो कुछ बीजों में बीज बनने के बाद भी, मतलब कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण हो गया, उसके बाद भी ये न्यूसेलस जो है वो उपस्थित होता है। और ये न्यूसेलस जब जिन बीजों में उपस्थित होता है तो इस न्यूसेलस को कह देते हैं परिभ्रूण पोष कह देते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं बीटरूट मतलब चकुंदर, चकुंदर और काली मिर्च। क्या है, चकुंदर और काली मिर्च इसके एग्जाम्पल है, जिनमें न्यूसेलस बचा रह जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। देखिए, जहां अध्यावरण एब्सेंट है उस वाले भाग को माइक्रोपाइल एंड कह देते हैं अपन। क्या कह देते हैं इसको, इसको बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कह दोगे। तो ये जो बीजांड द्वार होता है वो बीज में छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, छोटा छिद्र के रूप में रह जाता है। और ये छोटे छिद्र का काम होता है कि बीज अंकुरण के टाइम में जल का प्रवेश इसी छोटे छिद्र से होता है। माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वारी सिरा, जो अब छिद्र के रूप में रह गया है बीज में, उससे होता है। क्लियर हो गया इतना। अब पढ़ते हैं अपन प्रसुप्ति क्या होती है। बीज जो है वो जब परिपक्व होता है, बीज परिपक्व हुआ तो उसमें जल की क्या हो जाती है, हानि। जब एक बीज में जल की हानि हो जाती है तो उसकी जो चयापचय क्रियाएं होती हैं, क्रिया वो धीमी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है या रुक जाती है। जब एक बीज में किसी प्रकार की चयापचय क्रिया नहीं होगी तो वो बीज प्रसुप्ति में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमने खेतों से गेहूं लेके आया, जब वो पक गई तब, और उसको सुखाया, 1 साल तक हमने उसको भंडारित करके रखा। तो 1 साल तक वो जैसे कि वैसी रही, वो किस अवस्था में रही, प्रसुप्त अवस्था में, मतलब वो गेहूं की क्या है, प्रसुप्ति। अब हमने वापस से उसको खेतों में बोया तो उससे गेहूं फल गई, तो मतलब 1 साल की कौन सी अवस्था में थी गेहूं, प्रसुप्त अवस्था में थी। ठीक, तो इसको कह देते हैं अपन प्रसुप्ति। अब देखिए, जैसे इसमें क्या दिया है प्रसुप्ति के बारे में, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है, मतलब सूख जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। अब जब इस बीज में अनुकूल परिस्थितियां अपन देंगे, कौन सी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियों में बीज आएगा। अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, अनुकूल परिस्थितियां है भाई, पर्याप्त नमी दे, पर्याप्त नमी दे, आर्द्र वातावरण हो, आर्द्रता आर्द्रता हो,
ऑक्सीजन मिले और एक निश्चित तापमान ये मिले, तो जो इन अनुकूल परिस्थितियों में आके बीज क्या हो जाएगा, इन अनुकूल परिस्थितियों में आके बीज अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित के बाद वो पौधा बन जाएगा, मतलब उग जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों में ये बीज जो प्रसुप्तावस्था में था वो वापस से उग जाता है। ठीक, अब देखिए अगले एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो है कि एक प्राचीन बीज है जो है ल्यूपिनस आर्कटिकस, एक प्राचीन बीज दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं। ल्यूपिनस आर्कटिकस जो 10,000 की प्रसुप्ति में था, जो 10,000 वर्ष से कौन सी अवस्था में था, प्रसुप्ति अवस्था में था, प्रसुप्ति में था। कहां से निकाला गया इसको, ल्यूपिनस आर्कटिकस को, तो इसको आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया। कहां से प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ आर्कटिक टुंड्रा से, आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त हुआ। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है अपने पास वो है खजूर के पौधे का, मतलब कि एक खजूर का बीज था, फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा। क्या है ये, खजूर का पौधा, मतलब खजूर का बीज प्राप्त हुआ है ना, जो 2,000 वर्ष की प्रसुप्तावस्था में था, प्रसुप्ति में था। मतलब जो बीज रहते हैं वो कई वर्षों तक प्रसुप्तावस्था में रह सकते हैं। जो बीज होते हैं वो कई वर्षों तक प्रसुप्तावस्था में रह सकते हैं। कहाँ से खनन किया गया था इसको, किंग हेरोल्ड की जो महल था ना उसकी पुरातन खुदाई से एक खजूर का बीज मिला था। अब इनको उगाया जाएगा तो ये उगे और इन्हें फल भी दिए। ठीक, यहाँ आगे प्रसुप्ति हो गया, मिटा दी इसको। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन दिया हुआ था बीज में कि क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या फलों के अंदर बीजों की संख्या का कोई संबंध है, तो है। जैसे ये एक बीजांड है, अरे यहाँ बनाते हैं ना, ये एक अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, ये बीजांड, बहुत सारे बीजांड है एक अंडाशय के अंदर। तो देखो अंडाशय से काय का निर्माण होता है, फल का। बीजांड से काय का निर्माण होता है, बीज का। तो एक अंडाशय के अंदर जितने बीजांड होंगे उससे जो फल बनेगा उसके अंदर उतने ही बीज होंगे। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आभासी फल, आभासी ही कहोगे, आभासी फल या असत्य फल कह दो, झूठा फल कह दो, ये क्या होता है ना।
तो बात ऐसी है, पहले अपन सत्य फल की बात कर लेते हैं। सत्य फल या ट्रू फ्रूट कह देते हैं इसको, वास्तविक फल, वास्तविक या सत्य फल। तो जो सत्य फल होता है इसका निर्माण होता है ओवरी से। कहां से निर्माण होता है इसका? निर्माण ओवरी मतलब अंडाशय से निर्माण होता है इसका। सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय से। जो फल बनते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। लेकिन कोई फल ऐसा बना है जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं हुआ बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से हुआ है। असत्य फल का निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो उसको झूठा या असत्य फल कह देते हैं। असत्य फल का एग्जाम्पल है सेब मतलब एप्पल और स्ट्रॉबेरी मतलब कि रसभरी। स्ट्रॉबेरी को रसभरी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी को ही रसभरी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने सत्य फल और क्या असत्य फल। अब अपना अगला टॉपिक चलेगा। अगला टॉपिक ये है कि असंग जनन या बहुभ्रूणता क्या होती है। अच्छा, एक छोटा सा जो बड़ा सा प्लांट है वो एक छोटे से बीज से भी बन सकता है ना। जैसे अपन अंजीर को देखते हैं तो अंजीर कितना छोटा सा बीज होता है, छोटे बीज से एक बड़ा पौधा या पेड़ बन जाता है। या पीपल का ही बीज देख लो कितना छोटा होता है और पेड़ कितना बड़ा होता है। अगला है असंग जनन, एपोमिक्सिस एवं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अपन पढ़ेंगे असंग जनन, जिसको कह दोगे एपोमिक्सिस एवं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। समझिए इसको। असंग जनन जो है वो इसमें क्या होता है, ये अलैंगिक जनन एक प्रकार का क्या है, ये अलैंगिक जनन ही है। मतलब असंग जनन जो है वो लैंगिक जनन नहीं है, क्या है ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, ना गैमेट का निर्माण होता है ना। तो और लैंगिक जनन किसको कहते हैं अपन, जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो यहाँ फ्यूजन तो होगा नहीं, तो वो होता है असंग जनन। होता क्या है देखिए, अपन ने ऐसा पढ़े थे कि ये है अपना बीजांड। बीजांड के अंदर होता है बहुत सारा न्यूसेलस, यही था। न्यूसेलस के अंदर की एक सेल जो कि डिप्लॉयड है वो क्या करती है, न्यूसेलस की सारी सेल डिप्लॉयड होती है, माइक्रोपाइल हिस्से की एक सेल अचानक से वृद्धि करने लगेगी, जिसको अपन ने देखा था कि इसको क्या कह देंगे, मेगा स्पोर मदर सेल, ऐसे ही था। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये क्या करती है, मियोसिस, और मियोसिस से 4 सेल बन जाती हैं।
चारों सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। ये चारों मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर तो का हाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, और एक कार्यशील मेगा स्पोर होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु, जो कि मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा पढ़े थे अपन ने। लेकिन देखो यहाँ क्या होगा, असंग जनन में ये जो द्विगुणित कोशिका है मेगा स्पोर मदर सेल, वो मियोसिस नहीं करेगी। मियोसिस करेगी ये मियोसिस बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक, और ये सारी प्रक्रिया यहाँ होगी ही नहीं। तो होता क्या है असंग जनन में, ये डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड एग ही बन जाता है। क्या होगा? डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड क्या बन गया? एग ही बन गया, मतलब कि मदर सेल से डायरेक्ट एग का निर्माण हो गया। अब इसी एग से किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का, है ना। और ये जो बीजांड है अपना, ये बीजांड काय में चेंज हो जाएगा? बीज में। तो बिना निषेचन के या बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन गया है? बीज बन गया है। इसको कह देंगे असंग जनन। ठीक, बिना निषेचन के किसका निर्माण? बीज का निर्माण असंग जनन कहलाता है। क्लियर हो गया। एक टाइप अपने असंग जनन का ये पढ़ लिए। असंग जनन और भी कई तरीके से हो सकता है। जैसे दूसरा तरीका देखिए, ये है अपना बीजांड। बीजांड के अंदर है न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल है, ये काय की सेल है? न्यूसेलस, बीजांड का है। इसके अंदर क्या बन जाती है अपनी? ये एम्ब्रियो सैक। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश। ठीक, तो होगा क्या कि ये न्यूसेलस की सेल ने अचानक से वृद्धि करना स्टार्ट कर दी, और ये वृद्धि कर करके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही धसी चली जा रही है। अंदर चली गई। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई। न्यूसेलस की सेल सारी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड ही है। किसके अंदर चली गई? भ्रूणकोश के अंदर। ये भ्रूणकोश के अंदर जाएंगी तो काय का निर्माण करेंगे? भ्रूण का। भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? भ्रूण। तो क्या बना ली इनने? भ्रूण। ठीक, क्या बना लिया इन्होंने? भ्रूण। और ये क्या है अपना? बीजांड। क्या है ये? बीजांड। बीजांड से क्या बन जाता है? बीज। तो यहां भी काय का निर्माण हो गया है? अपने बीज का निर्माण हो गया है, बिना निषेचन के हुआ है। और इसमें एक से अधिक क्या है? भ्रूण। तो ये प्रक्रिया भी बिना निषेचन के ही बीज बन गया, तो ये भी कहलाएगी असंग जनन। ठीक, अब अगला देखिए, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, यहीं से समझ लेते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी में जो न्यूसेलस की सेल हैं वो भ्रूणकोश के अंदर चली जाती हैं और एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर देती हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ एक ही बीज में एक से अधिक क्या बन गए हैं? भ्रूण बन गए। तो इसको कह देते हैं बहुभ्रूणता।
एक ही बीज लिख दें या बीजांड लिख दें, बीजांड ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है सिट्रस। सिट्रस में अपन बात करें अगर किसकी, संतरा की, तो बोला गया है कि संतरा को बीज को निकालें, उसको मरोड़ दें, उसके अंदर देखें कि कितने एम्ब्रियो निकल रहे हैं, उसका अध्ययन करें। ठीक, तो मतलब इनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एक ही बीज लगाएंगे उसके अंदर बहुत सारे क्या है, भ्रूण है। ठीक, अब देखिए कि भाई असंग जनन का उपयोग कहाँ होता है, तो अपन को हाइब्रिड प्लांट बनाना है, मतलब कि हाइब्रिड बीज चाहिए अपन को, है ना। हाइब्रिड बीज चाहिए तो अपन जैसे लंबाई के लिए हाइब्रिड चाहिए अपन को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा। तो अपन को हाइब्रिड करने के लिए उनमें संकरण करवाना पड़ेगा, मतलब हाइब्रिड बनाने के लिए अपन को क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस। ठीक, जो कि थोड़ा कठिन है ना। हर बार अपन को नए तरीके से पौधे का निर्माण करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है भाई कि उसी बीज से लगातार अपन हाइब्रिड प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब अनुवांशिकी रूप से बीज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को जैसे संकर बीज ही चाहिए हमेशा, उससे जो भी पौधे आ रहे हैं उससे, है ना। तो अपन असंग जनन का उपयोग कर सकते हैं। इससे कई सारे, इसमें असंग जनन के बारे में क्या चल रहे हैं, अभी कई सारे शोध चल रहे हैं। ऐसा है, बुक में पढ़ देते हैं, इसको रीड कर देते हैं। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेशिया तथा घासों में ने एस्ट्रेशिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। किसकी बात की है हमने, एस्ट्रेशिया तथा घासों ने, है ना, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहेंगे, बिना निषेचन के पैदा हुए फल को अनिषेक फल कहेंगे, है ना। इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, मतलब कि अलैंगिक जनन है, जो कि लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंग जननीय बीजों के विकास की सैकड़ों तरीके, कई तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। ये द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हुआ, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाती है, डायरेक्ट काय में विकसित हो जाती है, बिना निषेचन के भ्रूण में। प्रायः कई अवसरों पर, मतलब अगला टाइप ये वाला, जैसे कि बहुत सारी नींबू बस, सिट्रस, आम की किस्मों में भ्रूण कोष पुटी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं, बीजांड कायिक कोशिकाएं का मतलब है बीजांड का है, न्यूसेलस की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोष मतलब कि एम्ब्रियो सैक में प्रोटूट होती है, मतलब कि इसके अंदर चले जाती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है, तथा काय का निर्माण कर लेंगी, ये भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार की प्रजाति में बीजांड में प्रत्येक बीजांड, एक बीजांड के अंदर अनेक भ्रूण होते हैं, एक बीजांड में अनेक भ्रूण है ना। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर वही है कि संतरे के कुछ बीजों को लें, मरोड़े, बीज के विभिन्न आकार एवं आकृति की तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें, प्रत्येक बीजांड के अंदर कितने भ्रूण है, बीज के अंदर कितने भ्रूण है उसकी गणना करें, ऐसा दिया है।
फिर कहा गया असंग जनन भ्रूणों की अनुवांशिक प्रकृति क्या होगी? तो अनुवांशिक प्रकृति तो भाई वही होगी जो उसके प्लांट की थी। क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल रहा है। बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसलों संकर किस्मों को उगाया गया। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया या पैदा किया जाना चाहिए। संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होती है, अलग हो जाती है, और संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाती। मतलब कि संकर बीज को बोए तो उस पौधे से संकर बीज ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसके कारण अपन को हर साल संकर बीज का निर्माण करना पड़ेगा, क्रॉस अपने कृत्रिम परागण करा के, है ना। इसके बाद प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं किसान, है ना। और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को, मतलब अपन इसके उपयोग से असंग जनन के द्वारा एक ही, मतलब कि संकर बीज से असंग जनन द्वारा संकर बीज का ही निर्माण कर सकते हैं। इसके बारे में नीचे बोला गया है कि प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रहे हैं। ठीक, यहाँ आके अपना चैप्टर हो जाता है एंड। क्या ये एनसीईआरटी दिख रही है? इसमें बीज दिया हुआ है, जैसे ये गेहूं का है, ये मक्का का है, ये अरंड का है, ये वाला जो बीज है वो मटर का है, ये असत्य फल है, ये स्ट्रॉबेरी है और ये सेब है। इनके नाम पढ़ लेंगे, जैसे अपन ने पढ़े थे। एक बीजपत्री है ये भी एक बीजपत्री है, ये दो बीजपत्री है ना। यहाँ आके अपना जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हो सके तो हम इसके ऑब्जेक्टिव करा देंगे और इसी तरीके से हमारी टोटल जो 13 चैप्टर हैं वो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक, वो भी अपनी पीएनएसटी के एग्जाम से पहले कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।